शॉर्ट में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रो EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो इसमें इस चैप्टर के दो टुकड़े हैं असली में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले या उनकी बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा इसमें पार्ट है, एक टॉपिक आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नाम से। तो दो टॉपिक में चैप्टर बटा हुआ है। कुछ बातें याद रखने लायक है, कुछ बातें समझने लायक है, बहुत सारी बातें इसके अंदर। ढंग से सुने आराम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर प्रोपेगेशन सपोज इधर की तरफ हो रहा है, मान लो c स्पीड से लाइट उधर जा रही है, उस डायरेक्शन को मैंने z डायरेक्शन माना। तो ये प्रॉपर्टी वाली बात बता रहा हूँ, इसमें क्यों पूछने का तो सवाल ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस लगातार होते रहते हैं इस प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। जैसे ये तो z डायरेक्शन हो गई ना, इधर की तरफ x मान लेते हैं, तो बाहर की तरफ y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेगेशन z की तरफ माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर मतलब x और y वाले प्लेन के पैरेलल प्लेन्स में होंगे। उसको डायग्राम में ऐसा दिखा रहा हूं कि x वाले इस इधर तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, अभी समझा दूंगा और डिटेल में जितना मुझे आता है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन इस वाले प्लेन में, इस वाले। तो उसको यहीं पर डायग्राम में दिखाऊंगा, तो ऐसे डॉटेड टाइप से दिखा रहा हूं, इस टाइप से। अभी हवा में समझाऊंगा कि किस तरह का डायग्राम है। देखना, हवा में समझते हैं, ये z डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ x डायरेक्शन, तुम्हारी तरफ y डायरेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन z है, तो इस वाले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाओ। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है बता रहा हूँ, इस वाले प्लेन के अगर ऐसे बहुत सारे प्लेन्स हैं, किसी एक प्लेन में देख रहा हूँ, किसी एक लोकेशन पर बैठ गया, वहां पर मैंने डिटेक्टर लगा रखा है। उस डिटेक्टर ने, उस मशीन ने ये बताया मुझे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस x डायरेक्शन के अलावा ऐसे लगातार वाइब्रेट कर रहा है। इसका मीनिंग समझना, क्यों मशीन ये बता रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंस्टेंट पर 0 था, किसी टाइम पर। थोड़ी देर के बाद देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मान लो 5 वोल्ट पर मीटर, फिर ऊपर की तरफ हो गया 10 वोल्ट पर मीटर, मान लो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर कम होगा 5 वोल्ट पर मीटर, फिर 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ 5, फिर नीचे की तरफ 10, फिर 5, फिर 0, ऐसे लगातार टाइम के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन हो रहा है। इसके पैरेलल प्लेन में भी यही हो रहा है, इधर भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड वाले वाइब्रेशन ऐसे। नोट कर लेना एक बार, ये मैं एक बार इसके रिजल्ट निकाल के रख लेता हूं ताकि लिखवाना इजी रहे। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद स्टार लगा के एक लाइन लिखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ बच्चे इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं, उन बच्चों को मेंस के एग्जाम में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं फिर सजेशन दूंगा, बहुत ढंग से सुने बातों को, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात है उसको अलग से हाईलाइट करें। इसकी जब सवाल मैं कराऊंगा, काफी सवाल कराऊंगा इसके में, तो उस टाइम भी ढंग से सुने बातों को कि क्या अप्रोच होनी चाहिए सवालों में, है ना। तो पहले एक बार बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is given by direction of E vector cross B vector। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं, अलग से इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं, बातें वही लिख रहे हैं जो काम की है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EMW is given by direction of E vector cross B vector। क्या कह रहे हैं ये सुनना, कि किसी भी इंस्टेंट पर, मान लो उस पॉइंट पर जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज E वेक्टर इधर था, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन ये थी, B वेक्टर उधर की तरफ था, तो जो E क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी वो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन उस इंस्टेंट पर। जैसे थोड़ी देर के बाद जब E नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो B अंदर की तरफ हो जाएगा। E क्रॉस B हमेशा वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को बताएगा।
ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना कि लगभग 50% न्यूमेरिकल्स में ये बात काम आएगी। अगला स्टार लिखो, अगले स्टार में ई वेक्टर इक्वल्स टू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ई नॉट, जैसे वेव की इक्वेशन लिखते हैं बिल्कुल वही लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस फाइव आई, लिखना चाहो तो लिखो, उसको जीरो मान के लिख रहा हूँ मैं इस तरह से, जे कैप। ढंग से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जे कैप, क्योंकि सॉरी आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाली डायरेक्शन में ऐसे, तो आई कैप लगा दिया यहाँ पर। ये वेव वाली जैसे इक्वेशन लिखा करते थे, ये इक्वेशन क्या बता रही है सुने एक बार, कि इस z वाली एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी z पर, किसी भी टाइम पर अगर मैं z डाल दूं, टाइम डाल दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा, पर्टिकुलर उस लोकेशन पर, पर्टिकुलर उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और आई कैप या माइनस आई कैप कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। जो बी वेक्टर है उसकी इक्वेशन होती है बी नॉट, बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बिल्कुल सेम, लेकिन वो आएगा जे कैप। और काम की बात क्या है इसमें, ये फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B इज 0। ये पूछा गया सवाल है ये वाला, ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है, फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B 0। जहां तक कोई बात पूछनी हो तो पूछे, वैसे तो इंफॉर्मेटिव बात चल रही कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो मानना पड़ेगा, इन्हीं को यूज में लेके आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे, है ना। सर वो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है क्या? सॉरी, ऐसी गलती सही करा दी पर हो जाती है, माइनस के जेड, वो आदत में वही है यार, वो 11th में ये चल रहा है ना कि ट्रैवलिंग वेव, साउंड वेव, सब तो उसमें कोई आदत है के एक्स लिखने वाली। सर ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड मतलब वाई डायरेक्शन में? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो मैंने एग्जांपल बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, उसका उल्टा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेकिन ई क्रॉस बी से डायरेक्शन आएगी। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं जो कि हम पहले से जानते हैं, पर फिर भी एक बार याद कर लेते हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हमको कभी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर अगर कोई पूछता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो ये फॉर्मूला है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो ई है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। हमने अभी भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम का फंक्शन है, स्पेस के किसी भी पॉइंट पर तुम देखोगे तो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा वो, तो किसी इंस्टेंट पर अगर बताना है तो उस इंस्टेंट पर जितना ई है उस लोकेशन पर वो पुट करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है अगर मीडियम वैक्यूम है तो, है ना, चाहो तो ब्रैकेट में लिखना फॉर वैक्यूम, और यहीं पर लिख लें फॉर सम अदर मीडियम, यही क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन हाफ, और उस मीडियम में जो भी रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आ जाएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितनी ये वाली जो मैं लिख रहा हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर, इसको ई मैक्स लिख दूं, ई नॉट या ई मैक्स जो भी लिखना चाहो। क्या इससे कोई दिक्कत है किसी को तो बताएं, या पूछ रहा हूँ सर कैसे लिखा तो पूछ लो। बढ़े
बढ़े आगे। सेम ऐसे ही मैं यहीं पर इरेज कर रहा हूं, तुम वापस से लिखना एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये भी हमने देखा है पहले, ईएमएफ टाइप के चैप्टर में कहीं ना कहीं सवालों में काम में आई थी ये बात। और वापस से वही b जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम जानते हैं म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो जाएगा 1b मैक्स का स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। जहां भी दर्द हो ना बता देना। कर दो रेज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू c के बराबर होती है। याद रखना है भाई, याद रखना ही पड़ेगा जैसे भी समझो। E मैक्स अपॉन B मैक्स इक्वल्स टू लाइट की स्पीड। हाँ अगर मीडियम कुछ और है तो यहाँ पर c की जगह उस मीडियम में जो स्पीड होगी b, और यहाँ भी फिर उसी मीडियम में E मैक्स उसी मीडियम का B मैक्स को अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम में एक और फॉर्मूला जो कि पहले भी कहीं ना कहीं शायद तुमने देखा हो, नहीं देखा हो तो अब देख लो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, किसी और मीडियम में लिखेंगे तो यही फॉर्मूला ये बन जाता है। जो भी हमने अभी बातें लिखी है ये वाली है इससे पहले जो लिखी थी, अब थोड़ा सा तुमको आपस में इन चीजों के रिलेशन को देखते हुए ये लिख सकता हूं क्या, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है एवरेज, सेम वही एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसा बोल सकता हूं क्या? जबरदस्ती हाँ नहीं करें, जो हमने रिजल्ट अभी लिखे हैं उनको यूज में लेकर इस बात को बताएं। आगे तभी बढ़ूंगा जब तुम कहोगे कि हाँ सर हमने ऐसा देख लिया है। जो जो ऑब्जर्व कर चुके हो फॉर्मूले की हेल्प से जैसे भी कर ले वो हाथ ऊपर करके रखना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि भाई कितने बच्चों ने इस बात को देख लिया है। ठीक है, कोई चाहता हो कि मैं इस बात को बताऊं तो जरूर पूछे, मैं यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, अगर कोई डिमांड करेगा तो बता दो, ये तो आगे बढ़ेगा। बताना है क्या, बोल के बता सकते हो? नहीं, फिर इस जगह को यूज में ले लेते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे तो। अगर ये पूछा जाए कि टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल और एवरेज की बात चल रही है ना, जब भी एवरेज नहीं भी बोलेंगे हम तो एवरेज ही मानेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर
या बी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। थोड़ा सा आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। तुम इस बात को पचा लो पहले, क्योंकि इस चैप्टर में यही तकलीफ है, ये भूल जाते हैं फॉर्मूले। जरा सा भी डाउट हो इस बात में जरूर पूछे मुझसे, मैं हेल्प कर दूंगा। तो लास्ट वाली बात में थोड़ा, लास्ट वाली बात बताऊं, ये तो तुम मान गए थे ना कि ऐसा है, उस बच्चे से पूछ रहा हूँ। हाँ यस सर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एवरेज, शॉर्ट में लिखो, बहुत लिखना पड़ता है, एनर्जी डेंसिटी, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। और यस सर। ये तुम बराबर मान ही रहे हो, तो जब टोटल करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक। एक दो बातें और बची, फिर सवाल करेंगे। इंटेंसिटी, या ऐसे बोलो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू लाइट की स्पीड। एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब ये ई मैक्स है ना, ई से कंफ्यूजन हो सकता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर इनटू लाइट की स्पीड। और ये फॉर्मूला तो हम बना सकते हैं, हमारे सिलेबस में रहते हुए हम ये फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। देखना कैसे, मान लो क्रॉस सेक्शन में ऑब्जर्व करूं ए, यहाँ से लाइट आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, जो भी कहना चाहो, सी स्पीड से। कोई मुझसे पूछता है कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बताओ, तो मेरे दिमाग में इंटेंसिटी का मीनिंग क्लियर है कि भाई पावर पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। या इसको ऐसे बोलूं मैं, पावर को जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, यूनिट की हेल्प से अगर देखो, मीनिंग क्या है कि यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कट करके जा रही होगी वो इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर बनाना होता तो मैं ऐसे लिखता, देखो dt टाइम के अंदर कितनी एनर्जी कट करके जाएगी वो लिख रहा हूं ऐसे, एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है, इसमें सारी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली भी, मैग्नेटिक वाली भी। यूनिट वॉल्यूम की इतनी एनर्जी है, तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा, इतना वॉल्यूम क्रॉस करेगा, एक सेकंड इनटू ए, dt टाइम में इतना वॉल्यूम क्रॉस करेगा। यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ये थी, इस एरिया को, ये पावर लिखी है मैंने अभी, ये पावर, एरिया को जब डिवाइड कर दो, इधर लेकर आ जाना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ गलती हुई क्या, अब सही है शायद। एक बार फिर देख लो, dt टाइम में कितनी एनर्जी कट करके गई वो एनर्जी लिख रहे थे हम, तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है, dt टाइम में इतना वॉल्यूम यहां से क्रॉस करके जाएगा। अब इतनी एनर्जी कट होती है, a को भी डिवाइड कर दो, dt को भी डिवाइड कर दो, तो अपने आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो एनर्जी आएगी वो अपने आप बन जाएगी dt और a से डिवाइड करती है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे। आगे बढ़े। एक रिजल्ट और लिख लेते हैं जो कि काम आ जाता है, डेल ई बाय डेल एक्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डेल बी बाय डेल टी के बराबर होगा।
जबरदस्ती हाँ मत करना, चेक करना खुद। तुम्हारे पास ई का भी फंक्शन लिखा हुआ है, लिखवाया था थोड़ी देर पहले मैंने, बी वाला फंक्शन भी लिखा हुआ है, चेक करके बताओ कि ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। बाकी बच्चे भी चेक कर लें, इसलिए करवा रहा हूं चेक, बाय चांस भूल जाओ तो इस तरह से चेक करके बना सकते हो फॉर्मूले कि हाँ ये रिजल्ट होता था। जैसे मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ कि भाई डेल ई बाय डेल टी होता है या डेल ई बाय डेल एक्स होता है, तो मैं भी एक बार वो इक्वेशन लिखकर और निकाल के देख लेता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ चेक कर लो। बड़े आगे चेक कर लिया, किसी का नहीं आया रिजल्ट, दिक्कत आ रही हो तो बता दे, नहीं तो मान लूंगा कि भाई चेक कर लिया तुमने। तो जो बेसिक फॉर्मूले कहो, याद रखने लायक बातें कहो, या न्यूमेरिकल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बातें कहो, वो सारी मैंने लिखवा दी है। एक बात और लिखवा देता हूँ लास्ट, उसको हम डिराइव भी कर लेंगे चैप्टर में आगे, तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ तो कर लेंगे डिराइव, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे डिराइव, हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। ये बाउंड्री है जो एयर और किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को सेपरेट करती है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और वो रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में जाती है। अगर एयर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू ई मैक्स है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू बी मैक्स है, या इसको कुछ मान लो ये ई नॉट है, ये बी नॉट है, तो इस वाले मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू होती है वो ई नॉट बाय रूट एन हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू हो जाती है रूट एन टाइम्स बी नॉट। एक बार मैं चेक कर लूं, यही है, इसको डिराइव भी करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छा सा, जो कि बहुत कम बच्चे करके आए थे सही। तनीषा कुछ कहना है क्या, हाथ ऊपर था अभी। इस डायग्राम के साइड में लिख लेना, हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, अपने हिसाब से लिख लेना, जितनी एनर्जी या जितनी पावर आ रही है वो सारी की सारी रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जा रही है। चाहो तो साइड में लिख लेना नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये मान के ये रिजल्ट आता है। सर हाँ जी, सर वो बी मैक्स इक्वल्स टू रूट टू बी नॉट होगा या रूट एन बी नॉट? रूट टू लिख दिया मैंने, रूट एन ई वाले में डिवाइड में होगा, बी वाले में मल्टीप्लाई होगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज ही जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, आज ही रिवाइज कर लेना, ताकि अगली क्लास में जब इसके सवाल करेंगे तो मुझे परेशान मत करना उस टाइम पर। 15 मिनट बचे तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी देख लेते हैं, फिर एक साथ सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ढंग से सुनना, बात छोटी सी है लेकिन कई बच्चे जो ढंग से सुनते नहीं है फिर वो इसमें परेशान ही होते रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम एक बार में सुन लोगे। अभी नाम पे बिल्कुल ध्यान मत देना, टॉपिक को देखना ही मत कि क्या टॉपिक है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो बातें सुनते जाओ। मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, उसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, कोई अगर मुझसे पूछता है कि यार इस इनफाइनाइट वायर से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पुरानी बातें सारी, तो वैसे तो हम डिराइव भी कर चुके हैं, रिजल्ट भी याद होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है ना, लेकिन हमने पहले एक लॉ पढ़ा था एम्पियर्स लॉ। एम्पियर ने क्या लॉ बताया था, उसका एग्जैक्ट जो है एम्पियर्स लॉ वो बताओ, यहाँ पर ढंग से सुने। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, यहाँ पर एक इस वायर के चारों तरफ
एक लूप बना लो ऐसे, लूप, क्लोज लूप। इस लूप को एक इमेजिनरी सरफेस से बंद मान लो, इमेजिनरी सरफेस से, यहाँ से r डिस्टेंस, एक तरह से एक डिस्क हो गई। ऐसा फील करो कि वायर ऐसे है और बिल्कुल उस वायर के ऊपर यहाँ सेंटर पर आते हुए एक डिस्क बनाओ। ऐसा मानो एक कागज की डिस्क रखी हुई है, कागज की, ताकि वो फील हो सरफेस और वहां से करंट ऐसे जा रहा है। जब मैं इस लूप के लिए एम्पियर्स को लगाता हूँ, पुरानी बात है ये भी, तो ऐसे लिखते थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई इनसाइड। यही बातें हुआ करती थी। लिखते हैं एक बार, बी इस पूरी बाउंड्री पर सब जगह बी मैग्नीट्यूड वाइज एक जैसा होगा सिमेट्री से, इंटीग्रेशन डी एंड 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट समेशन आई इनसाइड। इसका मीनिंग ऐसे समझना, और सही मीनिंग यही होता है कि जो मैंने सरफेस बनाई है उस बाउंड्री को एनक्लोज करते हुए उस सरफेस को कट करके जाने वाला करंट कितना है, आई। यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अभी नोट नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने कोई डिराइव नहीं की है, सारी बातें वो जो किताबों में लिखी होती है, जो कहा जाता है कि एम्पियर ने या एक साइंटिस्ट और था मैक्सवेल, उन्होंने मिलके या कुछ इस तरह की बातें बताई थी। इसी को देखना वापस से, उधर ध्यान मत देना है ना। ये वही लॉन्ग वायर करंट आई आ रहा है, यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। मैंने क्या करा इस बार, ये मैंने बाउंड्री बनाई और जैसे वहां डिस्क बनाई थी ना, डिस्क वाली सरफेस जिसको करंट कट करके जा रहा था, यहाँ पर मैं एक एनवलप बना रहा हूँ रैंडम शेप का। इसको मैं समझाता हूँ कि क्या डायग्राम है ये। यहाँ पर वायर ऐसे, वायर से r डिस्टेंस पे जाओ, एक सर्कल बनाओ, कोई डिस्क नहीं होगा ना, सर्कल है खाली पूरा, यहाँ से खाली पोर्शन। उस सर्कल की बाउंड्री से अब मार्केट से कागज लेकर आओ और उसकी बाउंड्री से पूरा ऐसे पीछे की तरफ एनवलप बना दो। जैसे पॉलिथीन नहीं होती, पॉलिथीन का ओपनिंग वाला पार्ट और अंदर हवा भरी हुई है, हमने फूक मारकर पूरा फुला रखा है उसको, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फील करो एक बार। ये r डिस्टेंस पर है ना, इस बाउंड्री के लिए या इस एनवलप के लिए हम एम्पियर को लगाते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वापस वही b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ i इनसाइड। फिर लिखते हैं b इस पूरी बाउंड्री इसके लिए लगा रहे हैं इनटू 2 पाई r म्यू नॉट आई इनसाइड का मतलब वो जो एनवलप बनाया है उसको कितना करंट कट करके जाएगा, वो कट वाली फीलिंग आनी चाहिए। वहां जो एनवलप था वो एक डिस्क के शेप में था, सरफेस थी, उसको कट करके जा रहा था आई करंट। यहाँ जो एनवलप बना है पीछे की तरफ ऐसे, आगे से ओपनिंग पार्ट है, उस एनवलप की सरफेस को कट करके जाने वाला करंट तो वही आई कट करके, यहाँ से कट करके जा रहा है, बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ऐसा लगेगा जैसा कि क्या टाइम पास चल रहा है, जब हमने निकाल ही लिया पहले, फिर आप जबरदस्ती ऊटपटांग शेप का एनवलप बना रहे हो, तो इसके पीछे बहुत तगड़ा कुछ कारण रहा होगा। एक बार ये नोट कर लो, फिर लिखवाता हूं। हेडिंग पर मत जाना, कहीं से कहीं तक भी ध्यान ही मत देना कि टॉपिक का क्या नाम है। बस जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें जो बातें मैंने बोली है उसको अगर ढंग से सुना होगा तो आगे की बात समझ में आएगी। हो गया यहाँ तक? लिखें स्टार लगा के इनसे रिलेटेड बात। एक मिनट, वो जो मैंने रैंडम स्ट्रक्चर बनाया ना, वहां लिख लेना एनवलप। ठीक है भाई, लिखना स्टार लगा के एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि, एम्पियर्स लॉ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि एनवलप
का स्ट्रक्चर कैसा है, एनवलप का स्ट्रक्चर कैसा है। और ये बात जो मैंने लिखवाई है, ये यही बात बोर्ड पे भी दिखाई दे रही है। फर्स्ट वाले केस में एनवलप जो था वो एक डिस्क के शेप में था, तब भी रिजल्ट वही आया। सेकंड वाले केस में एनवलप जो था वो रैंडम किसी शेप में था, रिजल्ट तो वही आना, रिजल्ट कैसे डिफरेंट आ जाएगा। ये एनवलप जो हम बना रहे थे इमेजिनरी क्वांटिटी है ना। एम्पियर्स लॉ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है। यहां तक किसी को दिक्कत हो जरूर बताएं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी कंटिन्यू चलेगी थोड़ी सी, बड़े आगे इस कहानी में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखा, फिर से एक लॉन्ग वायर पर एक कैपेसिटर लगा रखा है। यहां से करंट आ रहे किसी इंस्टेंट पर आई, चार्जेस हैं उस इंस्टेंट पर, सारी बातें इंस्टेंटेनियस है, क्यू और माइनस क्यू, करंट ऐसे जा रहा हूं। किसी ने फिर पूछा, मैं पूछ ही लेता हूँ, वरुण से बात करते हैं या जेनिश से बात करते हैं। जेनिश आओ। हेलो। हाँ जेनिश, मान लो जेनिश ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर वायर से आर डिस्टेंस पर लॉन्ग वायर मान के चल रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, बताओगे क्या रिजल्ट आना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बिल्कुल सही है। अभी म्यूट मत होना, है ना, जेनिश से पूरी बात करेंगे। और इस बात को बताने के लिए वापस से एम्पियर्स लॉ लगाता हूँ। देखना, एनवलप बनाया मैंने डिस्क टाइप का, बी इंटीग्रेशन डीएल से आया 2 पाई आर म्यू नॉट, एनवलप को कट करके जाने वाला करंट आई, यहां से बी आ जाएगा। सही बात है जेनिश। यस सर। अब हाहाकार मचने वाला है, करंट आई उसी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड फिर से निकालते, एनवलप को चेंज कर देते। ये एनवलप बी 2 पाई आर म्यू नॉट 0, इस एनवलप की जो सरफेस है, क्या उसको कट करके करंट जा रहा है क्या जेनिश। नो सर। बी आ गया 0। अब ये तो लोचा हो गया, लफड़ा हो गया जेनिश। यस सर। इस लफड़े से बाहर निकालो हम सबको। सर वो जो अपन ने वो क्लोज सरफेस जो बनाई है, हाँ वो जो सर्कल, उससे करंट देखेंगे ना, मतलब क्या उससे काट रहा है क्या। नहीं नहीं, अभी तो देखो, अभी तो हमने करा था थोड़ी देर पहले, एनवलप की सरफेस से कट करके जाने वाला करंट लिखते थे। यस सर। इसलिए तो करवाया वो मैंने पहले बता दी कि भाई देखो दोनों केसेस में सेम रिजल्ट आया था, चाहे एनवलप डिस्क टाइप का हो चाहे रैंडम शेप का हो। यहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। चलो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर बताता हूँ कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं या सच्चाई क्या है, जो भी है। जैनिश म्यूट हो जाना, ये नोट करना और 2-4 लाइन लिखेंगे, फिर सच्चाई जानेंगे। कौन कौन बिल्कुल उत्सुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है सच्चाई जानने के लिए, ईमानदारी से कह रहे क्या रखा है सच्चाई में, जो होगा हो जाएगा। सच बताएं बिल्कुल फ्रैंकली। नहीं, और कौन कौन बहुत भयंकर वाला इंटरेस्टेड है कि ऐसा हो क्या रहा है, इस बात को जानने के लिए। हीरो बनने की कोशिश मत करना, कह रहे यार सर क्या सोचेंगे, इसलिए चलो ठीक है। ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात नहीं है। खैर हाथ नीचे कर लें और स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखें। लिखते हैं ना, लिखना हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखवाऊंगा। लिखो, अभी अभी हमने देखा था, पूरी कहानी चल रही, अभी अभी हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ, अभी अभी हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ एनवलप की सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है। अभी अभी हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ एनवलप की सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन
ऊपर बताए गए एग्जाम्पल में, लेकिन ऊपर बताए गए एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस लेने पर, लेकिन ऊपर बताए गए एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस लेने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इससे ये पता चलता है कि एम्पियर्स लॉ में कुछ तो लोचा है। लोचा मतलब गड़बड़। इससे ये पता चलता है कि एम्पियर्स लॉ में कुछ तो लोचा है, लफड़ा है, गड़बड़ है, गलती है, जो भी लिखना चाहूं। तो और सच्चाई भी है, जो हम बातें कर रहे हैं ना, पहले यही सारी बातें हो चुकी है लोगों के बीच में बहुत पहले। ये एम्पियर पहले आया था, एम्पियर ने अपना एम्पियर्स लॉ दिया, और एम्पियर ने जो लॉ दिया था वो इसी तरह के एनवलप के शेप में दिया था, एनवलप टाइप से बनाकर। फिर आगे चलकर इस तरह की गड़बड़ पाई गई एम्पियर्स लॉ के अंदर, तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल नाम के। उन्होंने इसमें करेक्शन करा, करेक्शन करके एक नई बात उन्होंने बताई, और वो नई जो बात बताई उसी बात पर आते हैं। देखना कैसे इस गड़बड़ को सही किया मैक्सवेल ने। यहां से वो डिस्प्लेसमेंट करंट तुम वापस से हेडिंग चाहो तो लिख सकते हो, है ना। एक क्लास और है क्या अभी? यस सर। ओके, कितना टाइम है बस? 6 मिनट। देखो, जैसे ये वो कैपेसिटर की प्लेट्स, ऐसा नहीं कि हमेशा कैपेसिटर हो, कैपेसिटर के लिए मैं समझा रहा हूँ कुछ लेकर, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या बात चल रही होगी। इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से करंट जा रहा था, आई करंट, बीच में तो हवाएं खाली गए थे, किसी इंस्टेंट पर क्यू चार्ज और माइनस क्यू था। इसी का 2D क्यों दिखा रहा हूँ जानबूझकर। देखो मैंने क्या करा, इस खाली पोर्शन में एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन बनाया, जिसका एरिया मान लिया मैंने कैपिटल ए, ठीक है, या एरिया कुछ और मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं ए डैश। प्लेट्स पर चार्ज क्यू माइनस क्यू, इस इंस्टेंट पर प्लेट्स का एरिया मान रहा हूं मैं कैपिटल। अब अगर कोई ये पूछता है कि यार इस इमेजिनरी पोर्शन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, बिल्कुल अजीब बात चालू हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते चलना, थोड़ा टाइम बचाएं। फ्रॉम गिवन एरिया ए नॉट, फ्लक्स को 5 से डिनोट कर रहा हूं, फ्लक्स लिखना हम जानते हैं। यहां पर प्लेट्स के चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे लिख सकता हूं ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के कारण Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण मिलाकर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सही है, इनटू वो वाला एरिया A नॉट। ये फ्लक्स लिख लिया हमने। मैं यहां से सिर्फ Q को लिखूं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊं, तो Q कितना आ जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट। एक काम करें, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है लिख लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे एरिया लूं, क्या करें, बना लिया था क्या? पूरा एरिया ले लेना, एक प्लेट मान लो, इमेजिनरी प्लेट पूरे में से, जिसका एरिया उतना ही है जितना प्लेट्स का एरिया था। कारण बता दूंगा जब मैं आगे और बढ़ूंगा उसमें कि ऐसा क्यों कर दिया था मैंने बीच में, ठीक है। ये उड़ा देना, यहां से मेरे पास Q की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स dq by dt, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ये आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi by dt, और ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट d phi by dt, इसी का नाम रख दिया गया डिस्प्लेसमेंट
करंट, इसको आई डी से डिनोट कर रहा हूँ। एक बहुत अजीब बात और किताबों में लिखी होती है, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के अंदर, यहाँ तक लिखने के बाद वहां एक स्टेटमेंट लिखा होता है, तुम चाहो तो पढ़ना कभी समय निकाल कर। लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम में डिस्प्लेसमेंट वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत अजीब बात है कि पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट में डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों आ रहा है, इसका कोई मीनिंग कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। करंट वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो यूनिट है dq by dt, ये करंट की यूनिट है। अब कैसे इसको यूज में लेंगे वो मैं सिखाऊंगा, एक बार यहां तक नोट कर लो। ये एक तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बना लिया। अभी चीजों को मिक्स करेंगे वापस से कि ये पुरानी जो बात चल रही थी एम्पियर्स लॉ वाली और ये जो नई बात आ गई डिस्प्लेसमेंट करंट की, इनका आपस में क्या रिलेशन है देखते हैं अभी। ये फॉर्मूला याद रखना है फाइनल। डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d by dt of electric flux। कर दिया रेस? एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल ने वो जो एम्पियर्स लॉ था उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद तो नया लॉ का नाम रखा गया, वो रखा गया एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। लॉ बिल्कुल वही का वही दिखेगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, ये तो सब कुछ वही है। म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई इनसाइड की जगह ऐसा लिख रहा हूं आई प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। ये तो आता ही था, एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी टाइप की टर्म और आ गई जो मैक्सवेल ने की डिस्प्लेसमेंट करंट। वो टर्म मैक्सवेल ने बोला कि इसको भी ऐड करना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट सही आएंगे। अगर इसको ऐड नहीं करेंगे तो जो दिक्कत हो रही थी उस लॉग से हम सॉल्व करके देख रहे थे तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ रहे थे। अब दिक्कत नहीं होगी, करके बताऊंगा मैं, ये रिजल्ट आएगा। ये तो है एक्चुअल करंट, ये वो इमेजिनरी करंट जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा मैक्सवेल ने। अब देखेंगे रिजल्ट कैसे सही आते हैं। इसको तुम कहीं भी अप्लाई करो, कहीं भी जहां इच्छा हो, सब जगह एप्लीकेबल है, कोई इसकी बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैं वही वाला जो एग्जांपल था कैपेसिटर वाला वो बताता हूं तुमको, देखना। Q माइनस Q करंट किसी इंस्टेंट पर आई आ रहा था, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है आर डिस्टेंस पे। पहले मैंने एनवेलप बनाया डिस्क टाइप का, एम्पियर तो लगा रहा हूं, देखना B 2 पाई r म्यू नॉट, इस एनवेलप के अंदर से कट करके जाने वाला टोटल करंट। तो एक्चुअल करंट तो आई प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट देखना उसी फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट d by dt ऑफ phi। क्या इस जगह पर इलेक्ट्रिक लाइंस हैं क्या? जवाब दो। क्या हो गया? नो आवाज सर, नहीं है। नहीं है सर। हो सर। इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है तो इस इमेजिनरी सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस कट नहीं करेगी, तो ये फाई वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब एनवेलप चेंज, इस पॉइंट पे बताना था ना, एनवेलप ऐसा बना लो। अब लिखते हैं इस पूरे एनवेलप के लिए वापस वही b 2 पाई r तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट एनवेलप की सरफेस को कट करके जाने वाला करंट तो जीरो, पर डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d by dt ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। तो यहाँ जो सरफेस है पूरी की पूरी, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, किसी इंस्टेंट की बात चल रही है, तो q और माइनस q के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला जो एरिया आएगा, ये a